बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, प्रोफेसर ज़ुहैब अपने नए लेक्चर के साथ आपके साथ है। स्टूडेंट, हम बीएससी मैकेनिक्स का चैप्टर नंबर 4 सेंटर ऑफ मास एंड ग्रेविटी पढ़ रहे हैं और इसका थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। इसकी एक्सरसाइज हम शुरू कर चुके हैं और उसके 4 क्वेश्चन जो है वो हो चुके हैं। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो सॉल्व करेंगे। अभी इस क्वेश्चन के शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ वजाहत करना चाहूँगा कि मैंने कभी ये नहीं कहा कि इस वीडियो को आखिर तक देखिए, लेकिन आज का क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि इसमें मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा इस क्वेश्चन के दौरान, इस वीडियो के दौरान इसको स्किप ना कीजिएगा, वरना आपको शायद क्वेश्चन की पूरी तरह समझ ना आ सके। ये इस क्वेश्चन के लिए ख़ास तौर पे मैं स्ट्रांगली रिकमेंड कि वीडियो को स्किप ना कीजिए और इसको आखिर तक देखिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में शायद फिर आप प्रॉब्लम फील करें। इसके साथ ही मैं वो रिक्वेस्ट भी दोहरा देता हूं कि अगर अभी तक आप हमारे चैनल पे आते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन पे क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। लेक्चर पसंद आए तो दोस्तों से शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना ना भूलिएगा। तो ये स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जिसकी स्टेटमेंट है कि द रेडियस ऑफ द फेसेस ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए सॉलिड कोन आर 2 फीट एंड 3 फीट। अब यहाँ पे हमारे पास जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं पहले उस पर थोड़ा सा डिस्कस करने की जरूरत है। एक तो यह है कि सॉलिड कोन, ये जो कोन है ये सॉलिड है, यानी दरमियान में हॉलो नहीं है, ये पूरी तरह मास इसके अंदर भरा हुआ है। ये मैंने एक फिगर जो है वो इंटरनेट से मुझे मिल गई थी, बड़ी अच्छी पिक्चर, तो उसी को मैंने कॉपी कर दिया है और इसके अंदर कुछ मामूली सी चेंजेस की हैं। इस तरीके से समझना इंशाल्लाह हमें ज़्यादा आसान होगा। अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है दैट इज फ्रस्टम। फ्रस्टम क्या चीज़ है? फ्रस्टम ऑफ ए कोन, दिस इज इम्पोर्टेंट। फ्रस्टम क्या होता है? देखिए इसके लिए भी मैंने ये जो होता है ना, इसकी बेस किसी भी सॉलिड कोन की, उसकी जो नीचे वाली बेस होती है उसको कहते हैं फ्रस्टम, ठीक है। लेकिन अब आप इस फिगर को देखें, ये एक कोन दी हुई है, ठीक है। इस कोन में हम अगर एक नीचे वाले फ्रस्टम के या बेस, जिसे बेस भी कहते हैं फ्रस्टम भी कह सकते हैं, एक्चुअली दिस इज बेस, जो नीचे वाली एक प्लेन सतह होती है उसको कहते हैं बेस। इसके पैरेलल में हमने एक प्लेन ली और उसको इस कोन के अंदर घुसा दिया, जिसने इस कोन को यहाँ पे देखिए 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक हिस्सा ये ऊपर चला गया जिसे हमने व्हाइट कलर से शो किया हुआ है और दूसरा हिस्सा नीचे रह गया। अब ये जो नीचे वाला ये वाला येलो कलर का एरिया है, दिस इज पैरेलल टू द बेस और ये भी एक प्लेन की शक्ल में है। तो ये जो रिमेनिंग पार्ट रह जाता है जो कि यहाँ पे शो किया गया है, दिस रिमेनिंग पार्ट इज कॉल्ड फ्रस्टम ऑफ ए कोन। समझ गई? दिस इज कॉल्ड फ्रस्टम ऑफ ए कोन, यानी बेस जिस तरह एक प्लेन रह जाता है इसी तरह यहाँ पर भी एक प्लेन रह जाता है। तो ये प्लेन सरफेस जो है वो ये दिस इज कॉल्ड फ्रस्टम ऑफ द कोन। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन हमें दिया गया है वो इस तरह है कि हमारे पास एक फ्रस्टम है। फ्रस्टम का मतलब ही ये है, फ्रस्टम ऑफ ए कोन का मतलब ही ये है कि पहले यहाँ पे एक कोन मौजूद थी, उसको इससे अलग कर दिया गया, तो जो बाकी बच गया है फ्रस्टम, उससे मुतालिक क्वेश्चन है। फिर पढ़ें क्वेश्चन को। आई होप कि फ्रस्टम के बारे में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर पढ़ते हैं द रेडियस ऑफ द फेसेस ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए सॉलिड कोन आर 2 फीट एंड 3 फीट। यानी ये जो एक नीचे वाला फ्रस्टम रह गया, एक ये छोटा फ्रस्टम रह गया, इनके जो फेसेस हैं, इनके जो रेडियस है, रेडियस ऑफ द फेसेस, वो 2 फीट और 3 फीट के बराबर है। तो एक पिक्चर हमारे पास यहाँ पे मौजूद, हमने नेट से ली हुई है, तो उसमें हमने इस बड़े जो फ्रस्टम है उसके रेडियस को कैपिटल आर से शो कर दिया है और स्मॉल को स्मॉल, छोटे जो फ्रस्टम है उसको स्मॉल आर से शो किया। तो हम यहाँ पे इसकी लिख भी लेते हैं वैल्यूज। दिस इज इक्वल टू 3 फीट, कैपिटल आर 3 फीट है और स्मॉल आर हमारे पास 2 फीट के बराबर है और ये गिवन है। इसके बाद क्या दिया हुआ है,
एंड हाइट ऑफ द फ्रस्टम इज 4 फीट, यानी ये हाइट जो है वो यहाँ ये जो प्लेन है हमारे पास यहाँ पे, ये फ्रस्टम यहाँ से लेके डी पॉइंट से लेके ये जो बेस पॉइंट है बी, इसके दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू 4 फीट। तो इसको हमने h1 से शो किया हुआ है और यहाँ पे हम लिख देते हैं 4 फीट के ये बराबर है। फाइंड क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम द लार्जर फेस, यानी जो ये फ्रस्टम है इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो हमें मालूम करना है। फ्रॉम द लार्जर फेस से मुराद क्या है कि ये पॉइंट बी जो है ये हम ले लेते हैं ओरिजिन, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा ओरिजिन से लिया जाता है, तो इसका जो डिस्टेंस होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी का वो पॉइंट बी से हमें फाइंड आउट करना है। तो ये हमारे पास जो है वो फिगर है और ये कुछ चीज़ें हमें गिवन है, तो जो कुछ भी हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है हमने बनाया है इसको हम थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख भी लेते हैं। लेकिन लिखने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें, एक दो चीज़ें और भी बता दूं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हैं, ये 2-3 चीज़ें आपके बैक ऑफ माइंड में होना भी ज़रूरी है। पहली बात तो ये है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सॉलिड कोन, ये हम एग्जाम्पल नंबर प्रॉबली एग्जाम्पल नंबर 11 एग्जाम्पल 11 और पेज 82 पे हमने ये बुक में मौजूद है और हमने सॉल्व भी किया था इसे, कि किसी भी कोन का, सॉलिड कोन का जो सेंटर ऑफ मास है वो 3h/4 होता है, यानी तकरीबन यहाँ पे अगर ये सारा यहाँ से लेके वर्टेक्स से लेके बेस तक डिस्टेंस है वो h के बराबर है, तो ये जो है 3h/4 ये सेंटर ऑफ मास होता है किसी भी कोन का। ठीक है जी। दूसरी चीज h जो है दैट इज द डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स टू द बेस, ये h जो है ये इस वर्टेक्स है, ये पॉइंट A वर्टेक्स है और ये पॉइंट O जो है वो बेस है, इनके दरमियान जो डिस्टेंस बनता है उसको हम कहते हैं h। और तीसरी चीज आपने याद रखनी है कि वॉल्यूम ऑफ ए कोन बराबर होता है 1/3 r² h, वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड कोन। ये पे सॉलिड इसलिए क्योंकि यहाँ पे इसकी कोई ना कोई लेंथ भी है, इसकी ब्रेड्थ भी है और इसकी थिकनेस भी है, तो ये इस तरह की एक कोन है हमारे पास। तो आई होप ये 3 चीजें आपने ध्यान में रखनी है जिनका इस्तेमाल इस क्वेश्चन में आएगा। अब हम चलते हैं वापस अपने क्वेश्चन की तरफ और जो यहाँ पे हमने बनाया हुआ है इसको हम लिख भी देते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो ये हमने डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिख ली है, कंसिडर अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन, ये कौन सा फ्रस्टम है, BCDE, ये जो इतना सा है एरिया है इसको हमने कंसिडर किया, एंड दिस हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय रिमूविंग द अपर पार्ट स्मॉलर कोन ऑफ द कोन ADE। ठीक है जी, ये स्मॉलर कोन है हमारे पास, इसको जब हमने रिमूव किया, जैसे देखिए हमने यहाँ पे आपको बताया था इस ऊपर वाले पार्ट को जब हमने यहाँ से रिमूव कर दिया तो ये फ्रस्टम हमें हासिल हो गया। सो यहाँ पर भी ये लिखा है कि दिस हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय रिमूविंग दी अपर पार्ट, जो कि एक स्मॉलर कोन है ADE, इतना सा हिस्सा, इसको रिमूव करने से हमें मिला है। वी आर गिवन दैट। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि ये, चलिए आगे चलते हैं फिर पता चल जाएगा। वी आर गिवन दैट r इज इक्वल टू स्मॉल r, इस छोटे फ्रस्टम का रेडियस 2 फीट के बराबर, कैपिटल R से हमने डिनोट किया रेडियस ऑफ बिगर फ्रस्टम वो 3 फीट है और इस फ्रस्टम की हाइट जो है हाइट 4 फीट है, जिसको हमने h1 से शो किया हाइट ऑफ द फ्रस्टम। आगे हमने कहा सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द फ्रस्टम लाइज ऑन BD। ठीक है, यहाँ पे हमने कहा कि इस फ्रस्टम का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ये सेंटर ऑफ मास है, वो इस लाइन BD के ऊपर लाई करता है। अब BD के ऊपर लाई क्यों करता है, बिकॉज इस लाइन के ऊपर भी लाई कर सकता था, इसको हम x एक्सेस कह सकते हैं, इसको y एक्सेस कह सकते हैं, लेकिन ये जो x एक्सेस है दिस इज नॉट पॉइंट ऑफ सिमेट्री, इसके नीचे इतना ज्यादा मास ऑफ द कोन अवेलेबल नहीं है जितना इसके ऊपर है, लेकिन
ये जो BD लाइन है, जो y एक्सिस है, इसके लेफ्ट पर भी और राइट पर भी बराबर मास पड़ा हुआ है। तो इसलिए सेंटर ऑफ मास हम कहते हैं, या सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम कहते हैं, ऑफ दिस फ्रस्टम लाइज ऑन BD एज इट इज द लाइन ऑफ सिमेट्री, और इसे हम कह सकते हैं y एक्सिस एज एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये तो हमें पता है कि जब दिस इंप्लाइज, जब सेंटर ऑफ मास y एक्सिस के ऊपर होगा तो y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू 0 होती है, एंड y हम अब मालूम करेंगे। अब यहां पे मैं एक बात करने लगा था, जो अब उसकी बारी आई है। एक्चुअल में क्वेश्चन दिया हुआ क्या है? क्वेश्चन ये है कि हमें एक बड़ी कोन दी गई, उसमें से एक फ्रस्टम रह गया, ऊपर वाला कोन हमने हटा दिया, तो जो बाकी फ्रस्टम बाकी बच गया है एक कोन का, उसका हमने मालूम करना है सेंटर ऑफ मास। यानी रिमूव पार्ट को निकालने के बाद जो बॉडी बची उसका सेंटर ऑफ मास हम फाइंड करने जा रहे हैं। इसके लिए फार्मूला वही लगाएंगे हम, रिमूव सेंटर ऑफ मास ऑफ ए रिमूव बॉडी। तो वो बराबर होता है हमारे पास m1 y1 माइनस m2 y2 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2, और इसको हम कह देते हैं, ये दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन को एक्चुअली हमने सॉल्व करना है, m1 मालूम करना है, y1 मालूम करना है, और m2 y2 मालूम करना है, और फिर इनका डिफरेंसेस। इस इक्वेशन में जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं, अगर हम वो फाइंड आउट करने के बाद इसको पुट कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा कि m1 y1 क्या क्या चीज़ें हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैंने इसकी भी वजाहत लिख दी है वीडियो को पॉज करके, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ चीज़ों को जो ज़्यादा टाइम गेन कर जाए हमारा, उसको मैं वीडियो पॉज करके लिख लूँ। m1 जो है दैट इज मास ऑफ द बिग कोन। बिग कोन कौन सी है जी? ये जो बड़ी बिग कोन है जो A से स्टार्ट हो रही है। अब इस A को हम यहाँ पे वर्टेक्स कहेंगे, ठीक है जी, ये वर्टेक्स है, और B जो है ये हमारा ओरिजिन है जो 0 0 के बराबर है। तो ये A से लेके B तक, इधर C और इधर यहाँ तक, ये पूरी जो बिग कोन है, इसका जो मास होगा, इसको हमने कहा दिस इज मास ऑफ द बिग वन। m2 जो है मास ऑफ द स्मॉलर कोन होगा, वो स्मॉलर कोन जिसको हमने रिमूव कर दिया, इसका मास हम रिमूव करेंगे तो तब हमें पता चलेगा कि इस स्मॉलर या फ्रस्टम का जो बाकी रह गई है उसका क्या सेंटर ऑफ मास या मास बनता है। तो m2 जो है ये मास ऑफ द स्मॉलर कोन होगा। इसी तरह y1 किसके बराबर है? दिस इज y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ बिग कोन फ्रॉम ओरिजिन। अभी इसको बहुत एहतियात से समझें, यानी इस जो बड़ी कोन है A से लेके B तक, इसका जो y, इसका सेंटर ऑफ मास है वो कहीं इस जगह पे मौजूद होगा BD के ऊपर, ठीक है जी। उस जगह पे जो y के कोऑर्डिनेट होंगे, उस कोऑर्डिनेट तो जाहिर है वो इस शेप में होगा ना, x और y की शेप में। x इस पूरी लाइन के ऊपर, वो हमें इधर लिख भी दिया है कि वो 0 के बराबर है। तो जो y की वैल्यू यहाँ पे आएगी वो y1 होगा। y कोऑर्डिनेट, यानी ये वाला कोऑर्डिनेट, वो यहाँ पे हम लिखेंगे, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक। तो y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द बिग कोन, और इसी तरह y2 जो है वो होगा y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास और स्मॉलर कोन, यानी इस स्मॉल कोन का यहाँ पे किसी जगह पे सेंटर ऑफ मास होगा। तो उस सेंटर ऑफ मास में x तो जाहिर है 0 होगा, उसमें भी जो y का वैल्यू होगी, जो y का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा y2। तो ये दो वैल्यूज हमने फाइंड आउट करनी है, y1 y2 भी, m1 m2 भी, और फिर इनको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आइए अब हम इसकी तरफ सॉल्व करते हैं। हम कहते हैं कि इफ रो इज द डेंसिटी
of the big cone, then रो किसके बराबर होगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ बिग कोन। ठीक है जी, मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द बिग कोन। तो फिर इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, इसमें रो इज इक्वल टू m1, ये मास ऑफ द बिग कोन है, ऑफ बिग कोन डिवाइडेड बाय इसका वॉल्यूम, और वॉल्यूम ऑफ द कोन मैंने आपको बताया था वो बराबर होगा 1/3 पाई r स्क्वायर h, इसके बराबर होता है। तो यहां से फिर m1 हमारे पास आ जाएगा, दिस इंप्लाइज m1 इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर, और रो मैं पहले लिख लेता हूं और h बाद में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, ये हमारे पास m1 आ गया। अब हमने अगर इसमें देखें, पाई कांस्टेंट होता है, r हमारे पास गिवन है तो वो हम पुट करके निकाल लेते हैं। दिस इंप्लाइज m1 इज इक्वल टू 1/3 पाई, और रो भी कांस्टेंट है, इसको भी पहले लिख लिया, r की जगह आ जाएगा 3 इसका स्क्वायर और इंटू h। तो यहां से फिर हमारे पास m1 आ गया, ये 3 का स्क्वायर है, ये 3 है, तो ऊपर 3 रह जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 पाई रो h। ये हमारे पास m1 आ गया। अभी भी m1 कंप्लीट नहीं है, क्यों? क्योंकि रो और पाई ये दोनों कांस्टेंट है। h हमने भी निकालना है कि इस कोन की हाइट क्या है, वो इसमें पुट करके फिर हमें इस m1 की वैल्यू फाइंड आउट होगी। ठीक है जी, तो सिमिलरली अब करेंगे, m2 मालूम करेंगे। सिमिलरली m2 किसके बराबर होगा, वो भी इसी तरह यही फार्मूला यहां पर भी लगेगा, 1/3 पाई, और इस केस में बिग कोन थी तो रेडियस हमने बड़ा कंसिडर किया, कैपिटल R कंसिडर किया। अब हमारे पास स्मॉल कोन है तो हम ये R इज इक्वल टू स्मॉल r कंसिडर करेंगे, जो कि 2 के बराबर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे r स्क्वायर रो इंटू h। दिस इंप्लाइज m2 आ जाएगा हमारे पास 1/3 पाई, r की जगह आ जाएगा 2 का स्क्वायर, फिर रो और आखिर में h। तो देयरफॉर m2 हमारे पास आ गया ये 4/3 पाई और रो और आखिर में h, और इसको हम क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर, इनके नाम दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दें आप, इसको आप कह दें इक्वेशन नंबर 3। लेकिन रिमेंबर कि अभी भी ये इक्वेशंस और m1 m2 की वैल्यूज कंप्लीटली फाइंड आउट नहीं हुई, क्योंकि रो और पाई ये तो चले कांस्टेंट हो गए, लेकिन h की वैल्यू अभी हमने पुट करनी है फाइंड आउट करके इन दोनों इक्वेशन में, फिर m1 और m2 फाइनली हमारे पास आ जाएंगे। तो अब हम उसको मालूम करते हैं कि m1 h किसके बराबर है। तो मैं इस फिगर को थोड़ा सा कॉपी करके नीचे ले जाता हूं ताकि हमें बार बार इसको स्क्रॉल आउट ना करना पड़े। जी, तो ये मैंने कॉपी कर ली ये फिगर। अब हम इसमें चलते हैं, यहाँ पे अब देखिए हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, एक बड़ी ट्रायंगल है ABC और दूसरी है ADE। तो इन दोनों ट्रायंगल्स को कंसिडर करें, नाउ कंसिडर, और ये हम क्यों कंसिडर करने लगे हैं, ये h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अब हमने, ताकि h की वैल्यू फाइंड आउट करके इक्वेशन नंबर 2 और 3 में पुट करके m1 और m2 की वैल्यूज निकाल लें। तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे, नाउ कंसिडर ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADE, और चूंकि ये दोनों ट्रायंगल जो है वो एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट हैं, तो यहाँ पे हम इनकी कंकरेंसी के हिसाब से इनको डील करने लगे हैं। अब ये देखें, ये साइड AB बड़ी ट्रायंगल की
ए बी डिवाइडेड बाय इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाली साइड ए डी इज इक्वल टू, फिर बड़ी ट्रायंगल की ये साइड बी सी और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग छोटी ट्रायंगल की ये साइड डी ई। ये हम यूं लिख सकते हैं बिकॉज बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्करेंट टू ईच अदर। तो यहां से फिर आ जाएगा हमारे पास ए बी और ए डी इज इक्वल टू अब बी सी, ये कैपिटल आर के बराबर है जो कि 3 फीट है और डी ई 2 फीट है, तो ये आ जाएगा 3/2। यहां से आ जाएगा फिर हमारे पास ए बी और ए डी इज इक्वल टू 3/2। हम इस तरफ भी 1 माइनस कर देते हैं, इस तरफ भी 1 माइनस कर देते हैं। अब हमने ये माइनस क्यों किया दोनों तरफ पे, इसका जवाब आपको एक स्टेप के बाद मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा ए बी माइनस ए डी डिवाइडेड बाय ए डी, ये आ गया इसका एलसीएम। और इधर हो जाएगा 3 - 2/2। दिस इम्प्लाइज, अब आप देखें जो मैंने पूछा था कि माइनस हमने क्यों किया, वो इसलिए किया कि हमें ये रिलेशन बनाना था ए बी माइनस ए डी। ये देखें ये ए से लेके बी तक और उसमें से माइनस कर दिया हमने ए से लेके डी तक, तो बाकी ऑफ कोर्स हमारे पास ये बी डी बच जाएगा। फिर देखें ए बी यहां तक, उसमें से हमने माइनस कर दिया ए से लेके डी तक का पोर्शन, तो हमारे पास पीछे रह जाएगा बी डी। तो ए बी माइनस ए डी की जगह हम लिख सकते हैं बी डी डिवाइडेड बाय ए डी, और ये हो गया 1/2। और यहाँ पे आप रीजन में लिख सकते हैं कि ए बी माइनस ए डी ये बी डी के बराबर है। अब बी डी, बी से लेकर डी तक ये h1 है विच इज इक्वल टू 4 फीट, तो हम लिख सकते हैं 4 ओवर ए डी इज इक्वल टू 1/2, और ये बी डी इज इक्वल टू h1 इज इक्वल टू 4, ये हमें गिवन है। ठीक है, तो यहां से फिर हमारे पास आ गया ए डी इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की तो ये हो गया 8 फीट। तो इस ए डी को यहां से ए से लेके डी तक, ये ए से लेके डी तक, इसको हमने यहाँ पे शो किया हुआ h2 से, तो ये हमारे पास आ गया 8 फीट के बराबर। तो अगर ये 8 फीट है तो फिर कंप्लीट ए बी किसके बराबर होगा? Therefore ए बी इज इक्वल टू, इस ए से लेके बी तक को हम लिख सकते हैं ए डी प्लस डी बी, ए डी प्लस डी बी। So this implies ए बी, इस ए से लेके बी तक, इसको हमने शो किया हुआ एच के बराबर, तो इसको हमने लिख लिया एच इज इक्वल टू ए डी, ये आ जाएगा ए डी अभी हमने निकाला है ये 8 के बराबर, प्लस डी बी हमारे पास 4 के बराबर है गिवन, यहाँ पे आप लिख दें ए बी इज इक्वल टू एच, ये हमने पिक्चर में भी शो किया हुआ है और अभी हमने इसको डिफाइन कर दिया है। सो देयरफॉर एच की वैल्यू हमारे पास आ गई 12 फीट, यानी इस पूरी कोन की जो हाइट है वो 12 फीट है। तो एच हमने निकाल लिया, एच की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 2 और 3 में पुट कर देंगे तो हमारे पास m1 और m2 निकल आएंगे, जो हमने फर्दर पुट करने हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो हम अब पुट करते हैं जी इक्वेशन 2 और 3 में, पुट वैल्यू ऑफ h
in equation number 2 and 3. So equation 2 implies m1 is equal to 3 pi रो h और h की जगह आ जाएगा 12। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। m1 3 पाई रो h था, तो h की जगह पे हमने पुट कर दिया 12। सो दिस इंप्लाइज m1 इज इक्वल टू 12 3 तो 36 हो जाएगा रो 5। ये हमारे पास आ गया जी इक्वेशन नंबर, इसका नाम भी हम रख लेते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। हमारे पास m1 की फाइनल वैल्यू आ गई। इक्वेशन नंबर 3, ये क्या हमें देगा, m2 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है हमने 4/3 पाई रो h, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई रो और h की जगह आ गया 12। ठीक है जी, नहीं है ठीक, यही मैं आपको चेक करना चाह रहा था कि आप जैसे कुछ जवाब देता नहीं देता। देखिए यहाँ पे अब हम 12 नहीं लिख सकते, ये रॉन्ग है। क्यों नहीं लिख सकते, इस पर गौर करें, वीडियो को यहाँ पे पॉज करके गौर करें कि यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं। पहले खुद सोचें, अगर समझ नहीं आए तो फिर अगर पता चल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आगे मैंने तो सॉल्व कर ही देना है। आपके लिए बेहतर है कि यहाँ पे वीडियो को पॉज करें और सोचें कि यहाँ पे क्या आना है। जी, तो आपने सोच लिया होगा, लेकिन मैं अब आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखें यहाँ पे क्या आएगा, ये जो h की वैल्यू 12 थी, वो वैल्यू इस पूरी कोण की थी, वो हाइट इस पूरी कोण की थी। h इज इक्वल टू 12, यहाँ पे मैं यहाँ भी इधर ये भी मेंशन कर देते हैं, h इज इक्वल टू 12 फीट। ये इस पूरी कोण की a से लेके b तक की हाइट है, और हमने जो अभी मास फाइंड आउट करना है वो इस स्मॉल कोण का मालूम करना है जो a से लेके d तक है। तो ऑफ कोर्स फिर हमें हाइट भी a से लेके d तक की लिखनी पड़ेगी। नीचे वाला तो ज़ाहिर पूरी कोण का हिस्सा है, जो इस कोण का हिस्सा ही नहीं है। ये कोण तो a से लेके d तक, इसको काट के हमने साइड पे कर दिया है और इसको इस कोण का अलग कर दिया है। तो इस कोण का जो मास होगा उसकी हाइट 8 फीट के हिसाब से फाइंड आउट होगी। 8 फीट तक इसका मास है फैला हुआ, तो ज़ाहिर है इसकी हाइट फिर क्या होगी, यहाँ पे 8 फीट लिखना पड़ेगा, ना कि 12 फीट। आई होप अब आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8। यहाँ से फिर क्या आ जाएगा, m2 इज इक्वल टू 8 चौका 32 और रो पाई बाय 3, और इसको भी अब आप लिख लें इक्वेशन की शक्ल में, और इसका नाम दे दें आप इक्वेशन नंबर 5। तो स्टूडेंट, हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने के लिए m1 और m2 ये दोनों फाइंड आउट कर लिए। अब हमने फाइंड आउट करना है कि y1 और y2 ये किसके बराबर आएंगे। तो इसके लिए अब हम चलते हैं थोड़ा सा फर्दर। इस इक्वेशन, इस पिक्चर को मैं फिर से एक दफ़ा कॉपी करके नीचे लेके जाता हूँ। ये मैंने कॉपी कर लिया है। अब हम वो जो तीसरा एक नॉलेज मैंने बताया था कि जो इसके यूज़ होना है, वो अब हम लिखते हैं कि किसी भी कोण का सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ पे होता है। वी नो दैट सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सॉलिड कोन किसके बराबर होता है, 3h/4 इसके बराबर होता है। तो अब यहाँ पे देखें, यानी 3h/4, ये सारे का सारा क्या है, ये h है, और इसका 3/4 हिस्सा, 4 में से 3 हिस्से फ्रॉम वर्टेक्स, 3h/4 फ्रॉम वर्टेक्स। याद रखें ये वर्टेक्स से होता है, ये याद रहे, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये वर्टेक्स से नीचे तक
इस h में से इसका तीसरा हिस्सा यानी एक हिस्सा छोड़ के फर्ज कर लें कि वो तकरीबन यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पे करके कोई पॉइंट बनता है। हम यहाँ पे फर्ज कर लेते हैं ये पॉइंट है 3h/4, इसको हम शो कर देते हैं G1 से। अब यानी ये एक लिहाज से 3h/4 है, इसकी हाइट 3h/4 है इस पॉइंट A से, लेकिन इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो अब हमने मालूम करने हैं, जिनमें से x तो जो है वो तो 0 होगा क्योंकि इस y एक्सिस के ऊपर x 0 होता है। अब y हमने मालूम करना है, तो y मालूम करने के लिए क्या तरीकाकार होगा कि इस A से लेके B तक ये तो है हमारे पास h के बराबर, उसमें से A से लेके G1 तक वो बराबर है 3h/4। तो हमने मालूम करना है B से लेके G1 तक का डिस्टेंस जो कि हमारा y1 होगा। तो हम यहाँ पे फिर लिखते हैं फ्रॉम फिगर, फिर देखते हैं एक दफा मैं रिपीट कर देता हूं, ये A से लेके G1 तक, ये जो G1 है ये 3h/4 है। फ्रॉम वर्टेक्स यहाँ तक इस पूरी कोन का जो सेंटर ऑफ मास है वो बनता है 3h/4, उसकी हाइट बनती है फ्रॉम दिस पॉइंट A। अब A से लेके B तक तो है हमारे पास h, A से लेके G1 तक तो है हमारे पास 3h/4। हमने मालूम करना है B से लेके G1 तक का डिस्टेंस BG1, तो वो होगा फिर AB माइनस AG1, तो वो BG1 निकल आएगा। तो हम कहेंगे AB माइनस AG1 विच इज इक्वल टू BG2, ये हमारे पास आ गया। तो दिस इंप्लाइज BG2 किसके बराबर आ गया? AB हमारे पास है h के बराबर माइनस AG1, ये बराबर है हमारे पास 3h/4। इसको सॉल्व कर लें, दिस इज इक्वल टू h/4 BG2। तो h हमारे पास किसके बराबर है? हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया हुआ है, 12 के बराबर है, तो BG2 हमारे पास आ जाएगा। दिस इंप्लाइज BG2 is equal to 12/4, which implies BG2 is equal to 3 feet, और यही हमारा y1 भी होगा 3 feet। इसको आप कह दें दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आ गया 3 के बराबर। यानी इस लाइन के ऊपर ये जो, अब जाहिर है हमने 0 0 से स्टार्ट लेना है ना, ऊपर जाएंगे तो इसको चेंज होगा, तो ये 3 के बराबर आएगा। अब सेम पैटर्न पे हमें मालूम है कि अब जो स्मॉलर कोन है उसका भी सेंटर ऑफ मास तो यही होगा 3h/4, क्योंकि अब इसकी हाइट यहां तक है जो कि 8 के बराबर दी हुई है। तो अब हम इस तरह मालूम करेंगे इसका सेंटर ऑफ मास। नाउ फॉर स्मॉलर कोन, सेंटर ऑफ मास फॉर स्मॉलर कोन, सेंटर ऑफ मास वही होगा 3h/4, क्योंकि ये अलग एक कोन है और ये एक बड़ी कोन अलग कोन थी। तो अब फर्ज करें ये जो A से लेके GB तक ये सारा h के बराबर है, जो कि h2 एक्चुअली है, तो इसका जो 3h/4 होगा वो तकरीबन यहां तक बनेगा किसी एक जगह पे। इस पॉइंट को हम क्या देते हैं G2। अब G2 के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उसमें x तो 0 होगा, y हमने मालूम करना है। तो अब ये कैसे मालूम होगा? ये होगा A से लेके D तक माइनस A से लेके G2 तक। ये अगर हम निकाल लें तो हमारे पास आ जाएगा DG2
dg2। तो हमने फिलहाल dg2 निकालना है, जो कि हमारा y2 नहीं होगा, वो मैं बताता हूँ क्यों नहीं होगा। लेकिन फिलहाल आप ये देखें कि हमने मालूम करना है इस छोटी कोन का सेंटर ऑफ मास। ठीक है जी, सेंटर ऑफ मास। और वो क्या है, वो हमारे पास 3h/4 के बराबर होगा। यहां तक इस छोटी ट्रायंगल का, छोटी कोन का तो सेंटर ऑफ मास है 3h/4, यहां g2 पे आएगा। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम फिगर therefore from figure AD, इसमें से इस A से लेकर D तक में से अगर हम AG2 माइनस कर दें तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, DG2। ये हमारे पास आ जाएगा। तो ये इसको सॉल्व कर लेते हैं। दिस इंप्लाइज DG2 इज इक्वल टू AD हमारे पास इसके बराबर है, A से लेकर D तक ये हमें पता है, ये H2 के बराबर है, माइनस AG2 ये हमारे पास किसके बराबर है, ये 3h/4 है। ठीक हो गया जी, 3h/4, यानी ये AD तक हमारे पास H2 जो है, यानी ये इसकी हाइट है इस कोन की, जिसे हमने वैसे तो H2 से इसलिए डिनोट किया हुआ था क्योंकि H1 हमने इसको दिया हुआ था, लेकिन इंडिपेंडेंटली अगर हम इस कोन को कंसीडर कर रहे हैं तो इसकी हाइट है 8, इसका इस 8 का 3h/4 जो है वो यहां तक बनता है। तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं H2 माइनस 3h2/4, या इसी तरह भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो ये हमारे पास जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये रह जाएगा h/4 विच इज इक्वल टू dg2, और यहां से आ जाएगा फिर dg2 इज इक्वल टू, अब इसकी h की हाइट क्या है, स्मॉल ट्रायंगल के लिए हाइट यहां तक A से लेकर D तक, या दूसरे लफ्जों में ये H2 8 फीट के बराबर है। तो यहां पे आ जाएगा हमारे पास 8/4। दिस इंप्लाइज dg2 इज इक्वल टू 2 फीट। क्या अब हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि यहाँ पे इसकी हाइट 2 फीट है? नहीं लिख सकते, क्योंकि B से G1 तक ये 3 है और B से लेके G2 तक ये 2 है। ऐसा नहीं हो सकता, इसका तो डिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए। तो ऑफ कोर्स फिर क्या होगा, ऐसे नहीं होगा। होगा कैसे कि हम जानते हैं B से लेके D तक ये तो हमारे पास H1 है या 4 फीट के बराबर है, और DG2 हमारे पास जो हमने अभी निकाला है वो हमारे पास 2 के बराबर है, ये भी हमने निकाला है। तो यहां से फिर हमारे पास आ जाएगा नाउ BD प्लस DG2। इस फिगर से फिर देखें BD प्लस DG2, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, B से लेके G2 तक का डिस्टेंस। BD प्लस DG2, इसको इकट्ठा करें तो ये बराबर होगा B से लेके G2। हम यहां पे लिख लेते हैं दिस इज एक्चुअली इक्वल टू BG2। तो BD हमारे पास 4 के बराबर है, DG2 अभी हमने ये निकाल लिया 2 के बराबर है। तो हमारे पास आ गया BG2 इज इक्वल टू 6 फीट, और दिस इंप्लाइज Y2 इज इक्वल टू 6 फीट। ये हमारे पास एक्चुअल में Y की वैल्यू है। ठीक है जनाब, देखें फिर यहां से लेके यहां तक 4 फीट, और फिर यहां से लेके यहां तक ये 2 फीट। तो दोनों को प्लस किया तो 4 + 2 6। तो यहां पे जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो 6 आएगी, विच इज एक्चुअली हमारे पास Y2 है, और ये हमारे पास Y
1 है। तो गोया हमने y1 और y2 भी मालूम कर लिया। इसको हम क्या देते हैं, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 8। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 7। तो हमने अपने सारे प्री रिक्विजिट्स फाइंड आउट कर लिए। ये वैल्यूज अब हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमारा आंसर आ जाएगा। पुट ऑल वैल्यूज इन ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। तो क्या आ जाएगा, y बार इज इक्वल टू, पहले है m1 x1। देखिए यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ इक्वेशन 1। तो किसके बराबर है, y बार बराबर है m1 y1 माइनस m2 y2 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2। ये इक्वेशन 1 दी हुई है ऊपर। तो हम अब इसमें पुट कर रहे हैं। m1 की जगह पे आ जाएगा हमारे पास क्या है, 36 रो पाई। ये आ गया 36 रो पाई इंटू y1 जो कि बराबर है हमारे पास 3 के। ये हमने निकाला हुआ है y1 3 माइनस आगे m2। m2 की वैल्यू है 32 रो पाई बाई 3। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 32 रो पाई बाई 3 और फिर है y2 और y2 की वैल्यू हमने निकाली है अभी 6 डिवाइडेड बाय m1 36 रो पाई माइनस m2 32 रो पाई बाय। अब यहाँ से कुछ एक कैंसिलेशन, 3 1 are 3, 3 2 are 6। तो ये बाकी फिर क्या बाकी हमारे पास, 36 को 3 से मल्टीप्लाई किया 108 रो पाई माइनस 2 को 32 से मल्टीप्लाई किया 64 रो पाई डिवाइडेड बाय। इसको जरा सॉल्व कर लें तो इन दोनों में से रो पाई हम कॉमन ले लेते हैं, रो पाई बाहर निकाल लिया, बाकी रह गया हमारे पास 36 माइनस 32 बाय 3। अब ऊपर से भी रो पाई कैंसिल कॉमन ले लें, रो पाई कॉमन ले लिया, बाकी रह गया 108 माइनस 64 डिवाइडेड बाय रो पाई और इसका एलसीएम लिया तो ये हो गया 3 को 36 से मल्टीप्लाई किया तो 108 माइनस 32 ये आ गया। अब यहां से हमारे पास रो पाई से रो पाई कैंसिल हो गया, बाकी रह गया 108 माइनस 64 दिस इज इक्वल टू 44 डिवाइडेड बाय 108 में से 32 गए 76 बाय 3। अब ये 3 न्यूमरेटर में चला जाएगा। So therefore this implies y bar is equal to 3 multiplied by 44 divided by 76। थोड़ा सा फर्दर सिंप्लीफाई कर लें, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 11 और ये 19। तो therefore हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया, दिस implies y is equal to 11 को 3 से मल्टीप्लाई किया 33 और नीचे है 19। तो डियर स्टूडेंट्स के साथ इसके यूनिट लिख दें। ये जो वैल्यू हमारे पास आई ये हमारा आंसर है जो हमने फाइंड आउट करना था। आई होप स्टूडेंट कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। मैंने पूरी कोशिश की इसको अच्छी तरह से समझाने की और एक एक स्टेप को बड़ा खोल के बयान किया है। अगर मैं अपनी इस काविश में कामयाब हुआ हूँ तो प्लीज़ अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। कोई मसला है तब भी बता सकते हैं आप। इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए इजाज़त,
अल्लाह हाफिज़।